कब ज्वाइन किए? अरे टिकट मिलने से 3 दिन पहले तक आप कांग्रेस के कतार में थे। आप चुनाव प्रभारी बन के गए थे कांग्रेस की तरफ से। लोकसभा इलेक्शन में अख्तुल ईमान के खिलाफ आपने कैंपिंग की थी। डॉक्टर जावेद आजाद का हिमायत आपने किया था। अमूल विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। राहुल गांधी जी का दौरा हुआ था। आपने जगह जगह पर 5 लाख रुपए के पोस्टर लगवाए। अररिया के मुख्तलिफ जगहों पर आप राहुल गांधी के पीछे पीछे घूम रहे थे। अवैसी साहब को बहुत कम लोग, गिने चुने लोग जानते थे। लोग को तो पता भी नहीं था कि अवैसी साहब कौन है। ये जो अख्तुल ईमान जिसका नाम है, ये मुनाफिक किस्म का इंसान है। ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अरे वो इंसान जिसके लिए हमने रात दिन एक किया, उनका चुनाव होता था तो हम 15-15, 20-20 दिन तक भूखे प्यासे अख्तुल ईमान बनकर काम करते थे। NRC पे शगुफ्ता अज़ीम चुप थी, CA पे चुप थी, 3 तलाक पे चुप थी, बाबरी मस्जिद पे चुप थी, वक्फ बिल पे चुप थी, मुसलमानों के सारे मुद्दे पर वो चुप थी। जब हमारे कुरान पर, शरीयत पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर हमला हो रहा था, वो खामोशी इख्तियार करके पार्टी की हिमायत कर रही थी। बार भी आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम का टिकट काटा था जी। तो आपकी फितरत थी। तो हमें लगा कि भाई शायद ये ठोकरों से कहीं संभल जाए जी। इसके लिए हम लोगों का पूरा विश्वास था इन लोगों पर। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है, ये आखिरी किया है। और MLA जो भागे स्टेजों पे चढ़ के बोलते हैं गद्दारो, कौम के गद्दारो, ये वो, तो भाई गद्दार वो नहीं, गद्दार आप हैं, क्योंकि आपने फ्री में टिकट नहीं दिया था। जाहिर सी बात है, कोई भी पैरासूट आपके पास आएगा तो ऐसे तो पैरासूट को आप टिकट देंगे नहीं। और जब पैरासूट जीतेगा तो आपके पास क्यों रहेगा? आपकी हुकूमत क्यों सहेगा? वो क्यों आपकी हुक्म मानेगा? तो आपने जो इतने सालों MIM के लिए आपने काम किया था, जो कैडर आपका था, क्या वो कैडर अब भी, जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आप आए हैं, तो कैडर अब भी आपके साथ है या दूसरी जगह पर टिकट जाने की वजह से क्या वो लोग दूसरी जगह चले गए? अररिया के बहुत सारे जो लोग हैं जो विधायक बनने का सपना देख रहे थे जी, इन लोगों को ये लगा कि राशिद अनवर की फिजा बेहतर है। राशिद अनवर अगर चुनाव जीत जाता है तो ताहयात इसको कुर्सी से उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि राशिद अनवर काम करने वाला लोग है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राशिद अनवर साहब। फिलहाल ये चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से। MIM के नेता रहे, लेकिन MIM ने जब टिकट नहीं दिया तो उनसे नाराज़ होकर के उन्होंने जो है पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से फिलहाल अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे याद है 2020 विधानसभा चुनाव में इसी जगह पर मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था। जी जी। मैं वो इंटरव्यू मैं देख रहा था। उस समय आपने जो है अररिया विधानसभा को लेकर के बहुत सारी बात हमने कही थी कि किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार है और यहाँ पर जिस तरीके से परेशानियाँ हैं बाढ़ को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम काम करेंगे। उस समय 2020 विधानसभा चुनाव में आपको लगभग 9000 वोट आए। उस समय आप MIM में थे। अभी फिलहाल MIM से आप अलग हो गए और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से आ गए हैं। इस बार क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ हो सकता है? कितने वोट आ सकते हैं? स्थिति क्या कुछ है? सर, 2020 में जब मैं चुनाव लड़ा था अररिया विधानसभा से, उस वक्त मेरी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ी थी अररिया से और मैं भी पहली बार लड़ा था। उम्मीदवार भी नया था, पार्टी भी नहीं थी लोगों के नज़रों में। मैंने पार्टी 2016 में ज्वाइन किया था। उस वक्त MIM को लोग देखना पसंद नहीं करते थे। लोग बैठने को नहीं पूछते थे, बल्कि बीजेपी का एजेंट बोल के भगा देते थे। उस बेइज्जती को हमने झेला, उस दुख को हमने झेला और हम लगातार मेहनत और कोशिश करते रहे। हमारे बस में जो था हमने काम करके दिखाया। हमने पार्टी के लिए मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। तो पार्टी ने आखिर वक्त में मुझे उम्मीदवार तो बना दिया। इन्होंने जो टिकट मुझे दिया था, यहाँ से कोई दावेदार उम्मीदवार नहीं था, फिर भी हमको आखिरी वक्त में टिकट मिली। कोई स्टार कैंपेनर यहाँ कैंप करने के लिए नहीं आए। राशिद अनवर तन्हा चुनाव लड़ा, पार्टी भी नहीं, मैं भी नया, जिसकी वजह से मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 14 उम्मीदवारों में से तीसरे नंबर पर रहा। चुनाव हारने के बाद लोग अपने घरों में बैठ गए, जीतने वाले भी अपने घरों में बैठ गए। लेकिन राशिद अनवर के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। जाहिर सी बात है, लोगों का भरोसा जीतने के लिए हम तो पूंजीपति लोग हैं नहीं कि पैसा देकर हम लोग घुमाएंगे अपने पीछे। और पैसा देकर खरीदे हुए गुलाम वफादार लोगों से 1 लाख गुना दर्जा बेहतर है। तो हमने ज़मीन पर उतर कर काम करना सीखा और लोगों के हौसले को, लोगों के भरोसे को जीतने का पूरा प्रयास किया। और अब मुझे लगता है कि हमने लोगों के विश्वास को जीता है। हालांकि इस बार भी पार्टी में मेरे अलावा कोई दावेदार उम्मीदवार नहीं था,
लेकिन आखिर वक्त में पार्टी ने हमारी टिकट को किसी ऐसे लोगों के हाथों दे दिया जिसकी ना कोई समाजी पकड़ है, ना कोई सियासी पकड़ है, ना लोग उसको पहचानते हैं, ना लोगों को वो पहचानते हैं। होटलों और हॉस्पिटलों के मालिक ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सियासी समाजी कोई पकड़ नहीं। उस पर हम लोग आएंगे। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जब आप एमआईएम ही आपकी पहली पार्टी रही है, इससे पहले भी किसी और चुनाव पार्टी? लड़ने के लिए एमआईएम ही मेरी पहली पार्टी थी। इसके अलावा आपकी राजनीति में कभी? हमने जाकिर अनवर के साथ, जाकिर अनवर को हम लोग यहाँ से लेकर फॉर्बिजन से लेके आए थे जी। अररिया में हम लोग 5-6 लोग थे जिन्होंने दम खम लगाकर उनको कामयाब कर किया था जी। लोक जनशक्ति पार्टी से। तो उस टाइम में ज़बरदस्ती का मुझे महासचिव बना दिया गया था पार्टी का, हालांकि मेरा उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जैसे ही पार्टी लोजपा बीजेपी में गई, हमने उस पार्टी को तुरंत से छोड़ मतलब दिया। कहने का ये हुआ कि आप एमआईएम से ही सक्रिय राजनीति में आप जी। आगे। अच्छा, तो आपने जो इतने सालों एमआईएम के लिए आपने काम किया था, जो कैडर आपका था, क्या वो कैडर अब भी, जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आप आए हैं, तो कैडर अब भी आपके साथ है या दूसरी जगह पर टिकट जाने की वजह से क्या वो लोग दूसरी जगह चले गए? क्या सर, एमआईएम की पहचान अररिया की सरजमीन पर मुझसे है, ना कि एमआईएम से मेरी पहचान है। मैं फाउंडर हूँ यहाँ का। जी। उस वक्त कोई 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, एनआरसी, सीए नहीं था। अवैसी साहब को बहुत कम लोग, गिने चुने लोग जानते थे। लोग को तो पता भी नहीं था कि अवैसी साहब कौन है। तो जो भी लोग जुड़े, मेरे अखलाक पे जुड़े, मेरे किरदार पे जुड़े, मेरे सलाहियत पे जुड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके विश्वास को कायम रखने की कोशिश की। और वो लोग आज भी राशिद अनवर ही बोल रहे हैं। हाँ, चंद गिनती के 2-4 लोग हैं जी। जो मेरे साथ भी रहकर गद्दारी करते थे, तब खुलेआम उधर चले गए हैं पैसों के इस पर। तो खैर, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4-10 लोग ऐसे होते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में भी टिकट को लेकर के बड़ा खींचतान हुआ था। उस समय मैं भी था यहीं पर, तो मैंने देखा था। तो क्या उस समय जब आपको लगा कि ये 2020 विधानसभा में भी आपके साथ वैसा ही हुआ, इस बार भी ऐसा हो सकता है, तो क्या आपने बैकअप प्लान पहले से तैयार करके नहीं रखा था क्या? नहीं सर, हमने ये देखा कि 2020 में मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया जी। और इनके जो 5 एमएलए जीते थे, उसमें से 1 साल के बाद 4 एमएलए छोड़ के भाग गए। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों के अंदर तब्दीली आए कि अपने लोगों को ये लोग कामयाब करें, अपने लोगों के पे ये लोग फोकस करें, और ईमानदारी वफादारी से जो मेहनत कर रहे हैं उनको ये लोग तरजीह देंगे। क्योंकि जो इतने भी 4 लोगों को जिताया था इन लोगों ने जी। पार्टी का टिकट देखे, तो 4 लोग पैराशूट कैंडिडेट थे। जाहिर सी बात है, कोई भी पैराशूट आपके पास आएगा तो ऐसे तो पैराशूट को आप टिकट देंगे नहीं, और जब पैराशूट जीतेगा तो आपके पास क्यों रहेगा, आपकी हुकूमत क्यों सहेगा, वो क्यों आपकी हुक्म मानेगा। ये लोग जहनी तौर पर टॉर्चर हो रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, जिसका जीता जागता सबूत आप कमरुल हुदा साहब को देख लीजिए, जो एमआईएम के पहले एमएलए रहे, जिन्होंने एमआईएम बिहार में विधानसभा में खाता खोलने का काम किया है। बेचारे निहायत ही शरीफ इंसान हैं, और उन्होंने एक वार्ड मेंबर से अपने सियासी सफ़र का शुरुआत किया था। समिति बने, फिर प्रमुख बने, फिर जिला परिषद बने, फिर जिला परिषद अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर एमएलए बने। तो बहुत ही सुलझे हुए नेक इंसान है। उनके साथ भी इन लोगों ने बहुत बुरा रवैया किया, और इन 4 एमएलए जो भागे स्टेजों पे चढ़ के बोलते हैं गद्दारो, कौम के गद्दारो, ये वो। तो भाई, गद्दार वो नहीं, गद्दार आप हैं, क्योंकि आपने फ्री में टिकट नहीं दिया था, या आपने टिकट दिया था तो किस गुना पे दिया था। कोई एमआईएम के वर्कर थे ये लोग, इन लोगों को आपने बाहर दूसरी पार्टी से लाकर अपनी पार्टी में जोड़ के टिकट दे दिया। पिछली बार भी आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम का टिकट काटा था जी। तो आपकी फितरत थी। तो हमें लगा कि भाई शायद ये ठोकरों से कहीं संभल जाए जी। इसके लिए हम लोगों का पूरा विश्वास था इन लोगों पर। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है, ये आखिरी किया है। अब जनता भी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, अभी आप जो है कह रहे थे जिनको टिकट मिला है वो हॉस्पिटल या होटलों के मालिक है, उनको टिकट मिला। हमने उनसे जब सवाल किया कि देखिए जो टिकट की डील हुई है करोड़ों में हुई है, हम उनसे सवाल किया क्या ये सच है, तो उन्होंने कहा देखिए ये ओछी बात है, आला कमान जो फैसला करते हैं वही बेस्ट होता है, ये पैसे वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने ये कहा। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, हम लोगों को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोग अब सारी बातों को जानने लगे हैं, हमारे कहने से नहीं मानेंगे। ओछी बात है आला कमान, ये आपके अख्तुल ईमान आपके आला कमान कब से हो गए? आपने पार्टी की सदस्यता कब ली? आप पार्टी कब ज्वाइन किए? अरे टिकट मिलने से 3 दिन पहले तक आप कांग्रेस के कतार में थे। आप चुनाव प्रभारी बन के गए थे कांग्रेस की तरफ से। लोकसभा इलेक्शन में अख्तुल ईमान के खिलाफ आपने कैंपिंग की थी, डॉक्टर जावेद आज़ाद का हिमायत आपने किया था। अमूर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। राहुल गांधी जी का दौरा हुआ था, आपने जगह जगह पर 5 लाख रुपए के पोस्टर लगवाए अररिया के मुख्तलिफ जगहों पर। आप राहुल गांधी के पीछे पीछे घूम रहे थे, है ना। तो आला कमान आपके अख्तुल ईमान अवैसी साहब कब से हो गए? अब जाहिर सी बात है
कि जो लोग हैं, अभी हम किसी चोर को पकड़ेंगे और हम उसको पिटाई करेंगे, बोलेंगे बताओ तुमने सामान कहाँ रखा है, वो कहेगा सबसे पहले तो ये कहता भाई हमने चोरी नहीं की। चोर का पहला अल्फाज ये होता है हमने चोरी नहीं की। तो अवाम सब जानती है, अवाम सब देख रही है, अवाम उतनी बुड़बक नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी समझाएंगे और वो अवाम समझ लेगा। अवाम देख रही है अपने नज़रियों से कि दूसरी पार्टी से आए हुए लोग अचानक से MIM को जिन्होंने सींचा है, जिन्होंने 11 साल की कुर्बानी दी है, जिन्होंने इतनी मेहनत और वफादारी से काम किया है, उसको टिकट नहीं देके एक प्रवासी को टिकट दे दिया गया जिसकी कोई समाजी और सियासी पकड़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है पैसों की बुना पर टिकट मिला है, ये सारे लोग कह रहे हैं और ये सच्चाई भी इसमें है। सर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूं कि आपकी तरफ से वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम आई हुई है, मैंने जहां तक देखा। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ कर सकते हैं, बदलाव होगा क्या, ये बताएं। देखिए, अररिया के लोगों का जो भरोसा और जो विश्वास हमने जीता है इन 5 सालों के कार्य में, हम तो MLA नहीं थे लेकिन ज़रूरतमंदों के ज़रूरत पर हमेशा खड़े उतरे हैं और मेरा मकसद ही लोगों की हिमायत करना है। चुनाव हारना जीतना ये अल्लाह की तरफ का फैसला है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन आज अररिया के अवाम, मुझे लगता है इतिहास में किसी के लिए इतना आंसू नहीं गिरा होगा अररिया के लोगों का जितना राशिद अनवर के लिए इन्होंने आंसू बहाया है। तो जाहिर सी बात है, मैं उसे क्या देता हूँ, मैं अररिया के लोगों को मैंने क्या दिया। मेरे अखलाक से उनको प्यार है, मेरे किरदार से उनको प्यार है। हम लोगों के दिलों में बस चुके हैं, दिलों में उतर चुके हैं। तो आप लोगों के दिलों से मुझे नहीं निकाल सकते, दिमाग से किसी को भी निकाल सकते हैं, दिल से नहीं निकाल सकते। तो अवाम के दिलों में राशिद अनवर राज कर रहा है, राशिद अनवर बैठा है। रही बात, मैंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था, जब पार्टी ने मेरे साथ ये हरकत की तो मैं हिम्मत हार गया था और मैं अपने आप को ये कह रहा था कि भाई ये सियासत हम जैसों के लिए नहीं है, सियासत वाकई गंदी चीज़ है और सियासत गंदे ही लोगों के लिए है। तो 700-800 अवाम तकरीबन लोग हमारे पास आए, सभी की आंखों में आंसू थे। सभी ने मुझसे ये कहा कि भाई आपका क्या फ़ैसला। हमने कहा हम चुनाव लड़ने के पक्ष में अभी नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो लोगों ने कहा हम वोट किसको करेंगे। हमने कहा भाई आप आज़ाद हैं, आपके सामने सारे उम्मीदवार हैं, मैं किसी की हिमायत नहीं करूँगा, आपको जिसको वोट करना है आप वोट कर दीजिए। लोगों ने मुझसे 3 सवाल किए, इस 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके हर फैसले को मान लूँगा। पहला सवाल आवाम का लोगों का ये था कि मजबूरी के नाम पर कब तक हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, मजबूरी के नाम पर हम लोग कब तक अब्दुल रहमान को वोट करेंगे। वोट देने के बाद भी अगर हम मजबूर ही बन के रहेंगे तो ऐसे वोट देने से बेहतर है कि हम वोट नहीं दें। तो हम लोग अब अब्दुल रहमान साहब को, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे, ये लोगों का कहना था। दूसरी तरफ आइए, सवाल नंबर 2 जो लोगों की तरफ से था, शगुफ्ता आज़ीम मुसलमान हैं लेकिन वो जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं वो पार्टी फासिस्ट ताकतों को मजबूत करने का काम करती है। NRC पे शगुफ्ता आज़ीम चुप थी, CA पे चुप थी, 3 तलाक पे चुप थी, बाबरी मस्जिद पे चुप थी, वक्फ बिल पे चुप थी, मुसलमानों के सारे मुद्दे पर वो चुप थी। जब हमारे कुरान पर, शरीयत पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर हमला हो रहा था वो खामोशी इख्तियार करके पार्टी की हिमायत कर देती। अब मुसलमान होने के नाते मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि मैं शगुफ्ता आज़ीम को वोट करूँ, ये लोगों का कहना था। बिल्कुल। सवाल नंबर 3, जिस आदमी ने आपकी टिकट को ख़रीदा है, आपके हक को छीना है, उस आदमी की ना सियासी पकड़ है ना समाजी पकड़ है। बेशक वो बड़े बड़े होटलों और हॉस्पिटलों के मालिक हैं, पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपके हक को छीन लिया, कल को उनको गरीब और यतीम के हक को छीनने में कितना वक्त लगेगा। इसलिए हम लोग उसको भी पसंद नहीं करते। तो अब आप ही बताइए कि हम लोग वोट किसको करें। तो मेरे पास अब इसके आगे के लिए कोई अल्फाज नहीं था, हम खामोश हो गए। तो लोगों ने ये कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार देखेंगे। जिस तरह से पप्पू यादव के साथ पार्टी ने धोखा किया, उनके पार्टी को विलय कर दिया और कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, आखिर में उनकी अवाम उनके साथ थी, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाया। उस आंधी में जब सरकार बनाने की एक होड़ मची थी, बीजेपी वाले बीजेपी की बात सुनते थे और महागठबंधन वाले महागठबंधन की बात सुनते थे, तीसरा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। हिंदुस्तान के दोनों दल के बड़े बड़े नेता पूर्णिया में उतर गए और पप्पू यादव की मुखालफत किए, लेकिन अवाम ने अपने नेता को पहचाना और अपने फैसलों पर कायम रहे और नतीजा ये रहा कि पप्पू यादव की जीत हुई, अवाम ने उसका साथ दिया। उसी तरीके से राशिद अनवर, हम आपको पसंद करते हैं, हम उम्मीदवार के नाम पर अब गुमराह नहीं होंगे। पार्टियों का खेल बहुत ख़राब हो चुका है, ये पैसों पर खरीदो फरोख्त का काम करती है। हमको एक अच्छा लीडर चाहिए, आपसे बेहतर लीडर अररिया में कोई नहीं है जो हमारे हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। हम लोग पप्पू यादव का इतिहास अररिया में फिर से दोहराना चाहते हैं।
जब आवाम की ये मोहब्बत, लोगों की ये मोहब्बत जब हमने देखा और उनकी आंखों में आंसू देखा, तो मेरे लब और कुछ कहने की इजाज़त नहीं दी। मैं खामोशी से उनके हाँ में हाँ मिलाकर मैंने अपने आप को तैयार किया। अच्छा, तो मतलब आपने अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस के क्या कहते हैं विधायक हैं, आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई अगर आप विधायक बनते हैं, या आपके एक विज़न होगा क्योंकि आप मैदान में आए हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि ये बदलाव हो जाए? सर, बेसिक मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य का, दूसरा रहेगा भ्रष्टाचार का। मैं भ्रष्टाचार मुक्त अररिया बनाऊंगा। स्वास्थ्य के जगत में एक नई पहल करूंगा, अस्पतालों की हालत को दुरुस्त करूंगा, डॉक्टरों और दवाइयों का इंतज़ाम करूंगा। जहाँ पे गरीब और यतीम लोग आते हैं, माजूर लोग आते हैं इलाज के नाम पर, यहाँ पे बस 2 दवाई देकर भगा दी जाती है। पैसे नहीं रहने की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इनका खबर लेने वाला कोई नहीं। आखिर ये लोग हमारे ही लोग तो हैं। तो सबसे पहला काम हमारा स्वास्थ्य पे होगा और दूसरा भ्रष्टाचार पे होगा। हम भ्रष्टाचार मुक्त अररिया बनाना चाहते हैं। तीसरा शिक्षा पे होगा। बाकी पुलिया, सड़क निर्माण, बिजली खंबा, ये सब तो आवाम की ज़रूरतें हैं, चलती ही रहती है और ये तमाम विधायक करते हैं, क्योंकि करेंगे नहीं तो कमीशन कहाँ से आएगा? कमीशन के पैसे भी तो ठेकेदारों से लेने हैं। तो ये तो विधायक की अपने पॉकेट की बात हो गई। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा, वो ये काम है और ये काम को मैं पूर्ण रूप से करने की प्रयास करूंगा। यही वजह रहा कि अररिया के बहुत सारे जो लोग हैं जो विधायक बनने का सपना देख रहे थे जी, इन लोगों को ये लगा कि राशिद अनवर की फ़िज़ा बेहतर है। राशिद अनवर अगर चुनाव जीत जाता है तो ताहयात इसको कुर्सी से उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि राशिद अनवर काम करने वाला लोग है। और वाकई मैं काम करके दिखाता, जिस वजह से इन लोगों ने मेरे साथ एक साजिश की और मैं उसी साजिश का शिकार हो गया। राजनीतिक तौर पर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो साफ शफाफ अल्फाजों में स्टेजों पर चढ़कर बयान देते हैं और उनके बयान को सुनकर लोगों के दिल को एक अजीब सी फीलिंग होती है, तो उनको भी लगा कि राशिद अनवर बेबाक है, बोलने वाला है। अगर ये MLA बन जाता है तो असेंबली में जब बोलेगा तो हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो वजूद है, वो डाउन हो जाएगा। वैसी साहब के नज़रों में हीरो हो जाएगा, बिहार के लोगों के नज़रों में हीरो हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भी एक साजिश की और उसके साजिश का शिकार मैं हो गया। आप ये बात जो आप अभी कह रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब के बारे में, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब भी सेम कहते हैं कि भाई अगर मैं ज़्यादा अच्छा बोलने लगूंगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि मेरी पहचान ज़्यादा हो जाए। तो क्या ये सच में क्या सच्चाई है? ये जो अख्तरुल ईमान जिसका नाम है, ये मुनाफिक किस्म का इंसान है। ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अरे वो इंसान जिसके लिए हमने रात दिन एक किया, उनका चुनाव होता था तो हम 15-15, 20-20 दिन तक भूखे प्यासे अख्तरुल ईमान बनकर काम करते थे और क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन अब मसला ये है कि जब वो इलेक्शन हारते थे तो मैं किशनगंज से अररिया रोता हुआ आता था। जितनी दुख तकलीफ शायद उनको होती थी, उतना दुख तकलीफ मुझे भी होता था। हमने हमेशा से उनके लिए और पार्टी के लिए वफादारी और ईमानदारी का सबूत पेश किया, लेकिन उस इंसान ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, मैं इसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। खैर, बेशक अल्लाह दिल के हाल को जानने वाला है, देखने वाला है, अल्लाह ही बेहतर फैसला करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राशिद अनवर साहब, जो पहले MIM में थे और MIM में टिकट ना मिलने के बाद अभी फिलहाल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा निशान बल्ला छाप है, जो क्रमांक संख्या 7 पर है। मैं तो यही कहूँगा अररिया के लोगों से कि इस बल्ला को उठाने का वक्त आ चुका है। आप बल्ला उठाइए और इन तमाम पार्टियों के लोगों को और इन तमाम तर लोगों को जो सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, इनको छक्का और चौका देके इनको शिकस्त दीजिए। और उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा लगेगा जिन्होंने मेरे साथ जुल्माना हरकत किया है, जिन्होंने मेरे साथ बदअखलाकी का रवैया अख्तियार किया है, उन्हें भी आप ही के वोट से उनको चोट मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसी लगी इनकी बातें? अगर आप भी इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जब अगली बार हम आएंगे तो ज़रूर इनसे हम सवाल पूछेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बातें कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अभी तक के इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।